Greetings to all. Processes of cultural change in India. इस चैप्टर में हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, अर्थात भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, जिसमें आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण एवं धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत की परंपरागत सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन लाने वाली दशाओं को समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने 4 प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट किया है। उन्हें आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन और धर्मनिरपेक्षीकरण यानी कि सेक्युलराइजेशन कहा जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्नाइजेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि आधुनिकीकरण को हमने समझा, और अब है वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण के बारे में हम देखेंगे। तो भारत में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप यहाँ की संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है, क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाली परिवर्तनों को पहले की तुलना में अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। पश्चिमीकरण क्यों कहा गया इस चीज़ को? तो पश्चिमीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि भारत से यूरोप जो है वो भारत के पश्चिम दिशा में पड़ता है। भौगोलिक रूप रेखा जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि मैप में भारत के पश्चिम दिशा की ओर यूरोप है। तो पश्चिम दिशा से वो लोग हमारे देश में आए थे, इसलिए उनके जितने भी व्यवहार के तरीके और उनके जो भी जीवन शैली थी, तो उसके कारण हमारे जो भारत में जो बदलाव हुआ, तो उसे एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम दिया, क्योंकि वो पश्चिम से हमारे देश में आए थे। और यहाँ पे ये कहा गया है कि पश्चिमीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। तो तटस्थ कहने का मतलब होता है कि ना हम इधर ना उसको सही कह सकते हैं, ना उसको गलत कह सकते हैं, न्यूट्रल उसके लिए हम है, तटस्थ है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे व्यवहार की संस्कृति में परिवर्तन आया पश्चिमीकरण के कारण। तो जैसे कि हमारा संस्कृति था, जैसे कि हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो उनके अभिवादन स्वरूप हम उन्हें प्रणाम करते थे, तो ये भी अभिवादन करना हुआ। और जब हम पश्चिमीकरण के प्रभाव में आए तो हम हेलो हाय संस्कृति के अंतर्गत हम व्यवहार अपनी परिवर्तित कर लिए। हम किसी से मिले तो हम पश्चिमीकरण के प्रभाव में हम बात कर रहे हैं तो फिर हम हेलो करते हैं, किसी को हाय करते हैं, तो ये भी अभिवादन करना हुआ। इसका भी अर्थ वही है। तो ना नमस्ते और प्रणाम ज़्यादा अच्छा है, ना हेलो और हाय बुरा है ना। दोनों का अर्थ एक ही है कि हम सम्मान दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो किसी को हम अच्छा और हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह की जब कोई अवधारणा होती है, सिर्फ उसमें बदलाव हुआ है, तरीके में सिर्फ बदलाव हुआ है, लेकिन एक अच्छा और एक बुरा नहीं है, दोनों समान है। तो जब इस तरह की कोई बातें होती है तो उसको हम तटस्थ कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। इसीलिए पश्चिमीकरण को एक तटस्थ अवधारणा कहा गया है। ठीक है। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना, तर्कपूर्ण व्यवहार तथा भौतिक विकास पश्चिमीकरण के प्रमुख आधार हैं। तो हम ये उपनिवेशवाद को जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने ये, जब हम भारत की संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे
तो उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ते हुए हमने ये इस चीज़ की चर्चा की थी कि किस तरह से बाहरी दुनिया के संपर्क में, उपनिवेशवाद के कारण ही हम बाहरी दुनिया के संपर्क में आए, जबकि बाहर के उस समय बाहरी दुनिया, यूरोप के कंट्री में इस तरह का भी परिवेश उस समय वहाँ चल रहा था, जिस समय के लोग वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे थे, पारंपरिकता को छोड़ रहे थे। तो और वहाँ पे बहुत से उद्योगों का और बहुत से वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रचलन हो गया था, और एकदम बिल्कुल नई तरीके से दुनिया को परिभाषित की जाने लगी थी, दुनिया के तौर तरीकों को बिल्कुल नए तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। तो और जिसमें कि उसी के तहत ये था कि परंपरा के जितने भी विचार थे, जितने भी नियम थे जो दुनिया को चला रहे थे तब तक, तो वही औद्योगिकरण के फलस्वरूप वही 17वीं शताब्दी के आसपास में पूरे विश्व में उथल पुथल की स्थिति मची हुई थी। तो उसी उथल पुथल की स्थिति में परिवर्तन किस तरह से आया, तो जब विश्व भर के सामाजिक चिंतक और बहुत से वैज्ञानिकों का उसी समय प्रादुर्भाव हुआ, और उनके बहुत से विचारधाराएं इस तरह से हुई जिन्होंने पूरे विश्व के सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदला। तो वही बदलाव जो है वो यूरोप की कंट्री में, ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह में वहाँ आ चुके थे। तो उसी बदलाव के कारण क्या था कि सामाजिक समानता बढ़ी थी, लोगों में सामाजिक न्याय, सबके लिए न्याय होना चाहिए, हर आदमी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और सबकी मानवीय अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सबको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, और किसी भी व्यवहार के प्रति क्या तर्क हो, और किस तरह से भौतिक विकास होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सुविधाजनक जीवन लोग जी सकें। तो ये सब जो था यही पश्चिमीकरण का आधार था, है ना। तो यही सब जो ये हमारे देश में भारत जो पश्चिमीकरण हुआ, तो वो अगर सिर्फ हम सांस्कृतिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये नहीं देखते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों ने क्या बर्ताव किया, वो देखना, वो संरचना में परिवर्तन के अंतर्गत हम उन चीज़ों की जिक्र करते हैं या चर्चा करते हैं। लेकिन पश्चिमीकरण जो है वो भारत को भी आमूलचूल परिवर्तित किया है, और यहाँ भी वैज्ञानिकता का प्रभाव बढ़ा है, और यहाँ भी हम पारंपरिकता को छोड़े हैं, और बहुत सी ऐसी बातें थी जो मानवता के लिए सही नहीं थी, तो उन सब चीज़ों का हमने त्याग किया। हम आधुनिक विचारधारा को लेके चले, हम वैज्ञानिकता को लेकर के चले, और पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक प्रभाव भी हमारे देश में पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी विशेषताएं भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं से भिन्न हैं। पश्चिमीकरण की विशेषताएं जो है वो हमारे भारत की पुरानी परंपराओं से बिल्कुल भिन्न है। इस प्रकार पश्चिमीकरण में वृद्धि होने के साथ ही भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं में भी व्यापक परिवर्तन होने लगे। तो ये था पश्चिमीकरण। इसके बाद है संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन। भारत की सांस्कृतिक संरचना में जो परिवर्तन आ रहे थे, या सांस्कृतिक संरचना बोले या फिर हम सामाजिक संरचना बोले, किसी भी प्रकार की संरचना में जो परिवर्तन आ रहे थे, तो उसका एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत अच्छे से स्टडी किया, बहुत अच्छे से अध्ययन किया, इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया, और समाज को बहुत नज़दीक से देखा, बहुत सा सर्वे किया इन्होंने, एम.एन. श्रीनिवास ने, और तब जा कर के इन प्रक्रियाओं का उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया। इसी के तहत है एम.एन. श्रीनिवास की दी हुई एक बहुत ही प्रमुख प्रक्रिया है संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन, जिसके बारे में हमेशा पूछता भी है, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के किनकी देन है करके आता भी है, तो उसमें आप एम.एन. श्रीनिवास का ही नाम डालेंगे। और ऐसे भी कोई भी सांस्कृतिक प्रक्रिया हो, आधुनिकीकरण हो, पश्चिमीकरण हो, संस्कृतिकरण हो, या फिर धर्मनिरपेक्षीकरण हो, ये सेकुलराइजेशन हो, इन जितने भी करण वाले प्रक्रिया हैं, इन सबके बारे में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किनकी दी हुई ये प्रक्रिया, किनका दिया हुआ नाम है, किस समाजशास्त्री ने इसे प्रतिपादित किया है, तो उसमें आप आराम से निर्विरोध रूप से, अगर एम.एन. श्रीनिवास का नाम उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में आया हुआ है, तो आप उसमें एम.एन. श्रीनिवास के नाम को आराम से उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एम.एन. श्रीनिवास की दी हुई प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। तो संस्कृतिकरण क्या है? श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत निम्न जातियां उच्च अथवा प्रभावशाली जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यवहार के तरीकों को अपनाकर जाति की संरचना में अपनी परिस्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण का आदर्श कोई भी प्रभु जाति भी हो सकती है। तो यहाँ पे श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण किन में होता है कि जब कोई भी निम्न जातियाँ, कोई भी छोटी जाति होती है, देखिए हर जाति की अपनी अपनी जीवन शैली है, अपने अपने रीति रिवाज और रहन सहन के तौर तरीके होते हैं हर जाति के। तो फिर कोई भी निम्न जाति जो है वो क्या करती है, अपने आस पड़ोस में अगर किसी को देख रही उच्च जाति के लोग हैं, उनका रहन सहन, या कोई प्रभावशाली जाति है, डोमिनेंट कास्ट है अगर कोई उनके आसपास में, तो उनका रहन सहन, उनके तौर तरीकों, उनके जीवन शैली, उनके संस्कारों, उनके रीति रिवाजों, इन सबों को वो अनुकरण करने लगते हैं, वो सीखने लगते हैं और उनके सारे सांस्कृतिक विशेषताओं को वो अपने घर में भी लागू करने लग जाते हैं। जैसे कि निम्न जातियों की जीवन शैली ऐसे होती थी कि वो लोग शिक्षा या फिर धर्म कर्म या फिर जितने भी पर्व त्यौहार वगैरह हम लोग मनाते हैं तो उन सब चीज़ों को वैसे नहीं मनाते थे, उनके अलग तरीके होते थे। वो लोग एजुकेशन के लिए उनकी जागरूकता नहीं थी, उनके जीवन शैली में था मद्यपान करना, शराब पीना, जुआ खेलना, और ये जो ऐसी बातें थी जो कि जीवन को स्वस्थकर नहीं बनाती थी, उनका विकास नहीं हो पाता था, इस तरह की उनकी जीवन शैली होती थी। तो जब कुछ लोगों ने देखा कि उच्च जातियां जो है वो अच्छे जीवन शैली को जी रही हैं और उनका विकास हो रहा है और वे अच्छे तौर तरीकों को अपना रहे हैं, वे पूजा पाठ करते हैं, तो वही सारे जीवन शैली को निम्न जाति के लोग जो है वो देख करके धीरे धीरे अपने भी जीवन में उसको अनुकरण करने लगे। तो अपने भी घर में उन्हीं रीति रिवाज को मानने लगे, वैसे ही पर्व त्यौहार मनाते उसी तरह से रहने लगे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि सीखते सीखते वे उच्च जाति के सारी सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखने लगे और सीख गए। तो इसका परिणाम कि अब हम ये जानते हैं कि हमारी कोई भी संस्कृति जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमें वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। हमसे ऊपर जो पूर्वज थे वो उन्होंने अपनी संस्कृति को अपने वंशजों को सिखाया और उनके वंशज जो हैं अपने वंशजों को सिखाएं। तो इस तरह से संस्कृति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली प्रक्रिया है। तो एक पीढ़ी ने, एक निम्न जाति की पीढ़ी ने अपने से उच्च जाति के लोगों को या डोमिनेंट कास्ट जो है, प्रभु जाति जो है, उनके जीवन शैली को अगर वो अपने जीवन में अनुकरण करके उतार लिए तो उसके बाद के वंशज भी उन्हीं जीवन शैली को उतार रहे हैं, उसी जीवन शैली में जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि एक समय के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद ऐसा हो जाता है कि उच्च जाति भी वैसे ही उसी तरह की है जिस तरह से निम्न जाति, दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों में समानता आ जाती है, दोनों में कोई विरोध नहीं रह जाता है और आप उसको अलग बता नहीं सकते हैं कि ये इससे अलग है और ये इससे अलग है। तो ऐसे में क्या होता है, जब समानता हर तरह से आ गई तो जो कालांतर में कभी निम्न जाति थी वो जाति के लोग जो है सो अब कुछ पीढ़ियों के बाद जब उच्च जाति के समान उनकी सारी जीवन शैली और सारे दशाएं हो जाती हैं तो वो इस चीज़ के लिए जातिगत संरचना में अपने आप को ऊंचा परिस्थिति के बताने लगते हैं कि जातिगत संरचना क्या है। जातिगत संरचना में क्या है कि जातियों को ऊंचे से नीचे के क्रम में विभाजित किया गया है। जैसे हम हिंदू जाति तो सभी धर्मों में होती है, पर इन हिंदू जाति व्यवस्था जो है बहुत ही क्लियर है, उसके बारे में समझाना आसान होता है। तो हिंदू जाति व्यवस्था में क्या है कि हर जाति जो है वो ऊंचे से नीचे के क्रम में 1 2 3 4 ऐसे करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके उनको विभाजित किया गया है। तो एक नंबर पे है, मतलब उसकी परिस्थिति ऊंची है, और उसके बाद क्रमशः नीचे आके जो सबसे नीचे है उसकी परिस्थिति नीचे होती है। तो यही निम्न जाति के लोग हैं वही ऊंची जाति के लोगों के जीवन शैली को अपनाते हैं और एक टाइम के बाद इस चीज़ का दावा करने लगते हैं कि हम भी
ऊंची जाति के ही समान है, हम उन्हीं की तरह हैं। हमारा जातिगत संस्तरण में हमारी भी परिस्थिति जो है, हमारी भी स्टेटस जो है वो उच्च जाति की स्टेटस हो जाती है, ऐसा इनका दावा करना कहा जाता है। तो इसे ही, यही जो बदलाव है, यही जो संस्कृति को सीख करके जो अपने जीवन शैली को बदलाव कर लेते हैं, तो इसे ही एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का नाम दिया है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण के लिए ये आवश्यक है कि एक जाति जो है वो निम्न हो और दूसरी जो है वो कोई भी द्विज जाति हो सकती है, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, या फिर डोमिनेंट कास्ट के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति कहने का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी जाति की कोई जाति संख्या बल में भी अधिक हो, संपत्ति पर भी उसका अधिकार हो, राजनीतिक वर्चस्व भी उसका हो। तो इस तरह से कोई जाति जो है बहुत शक्तिशाली जब किसी क्षेत्र विशेष में होती है, उसकी संख्या शक्ति भी अधिक होती है, तब उस जाति को, उस जगह की हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, प्रभु जाति कहते हैं। तो संस्कृतिकरण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने से अपर कास्ट के लोगों के जीवन शैली को उतारे। आप अपने से ऊंचा जिसे भी समझते हैं, चाहे वो कोई लोअर कास्ट की जाति हो जो कि प्रभु जाति के रूप में जानी जाती है, जैसे कि आप यूपी में अहीर को देख लीजिए, या फिर आप बिहार में यादव को देख लीजिए, तो ये लोग यहाँ पर के डोमिनेंट कास्ट होते हैं, प्रभु जाति होते हैं। तो स्वाभाविक है इनका सत्ता में अधिकार हो जाता है, इनके संपत्ति अधिक है, इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे अधिक होती है, तो ये शक्तिशाली तो होंगे ही। तो संपत्ति और सत्ता पे अधिकार होने का मतलब है इनकी जीवन शैली भी बहुत अच्छी होती है, तो उनके जीवन शैली को भी हम उतार सकते हैं और संस्कृतिकरण होता है इससे। ठीक है, तो इसे ही एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का नाम दिया है, जिसमें कोई भी नीची जाति जो है अपने से ऊंची जाति की जीवन शैली को अपना लेते हैं, और कई एक पीढ़ी के बाद फिर इस चीज़ का दावा किया जाने लगता है कि जातिगत संस्तरण में उनका स्थान नीचे नहीं है, बल्कि उनका स्थान भी ऊंची जाति की जगह पर है। ठीक है, तो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाओं में अब किस किस वजह से संस्कृतिकरण होता है ना, कैसे हम प्रोत्साहित हो जाते हैं लोग संस्कृतिकरण करने के लिए, कैसे उनके अंदर ये विचार आता है ना, ये चीज़ है। तो संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाली दशाओं में तीर्थ स्थान, यातायात तथा संचार के साधन, पश्चिमी शिक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था, निम्न जातियों के विशेषाधिकार, औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा समाज सुधार आंदोलन आदि प्रमुख हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संस्कृतिकरण क्या है वो तो समझ में आ गया, लेकिन किन किन वजहों से संस्कृतिकरण हो जाता है, तो इसके लिए है, पहला कहा गया है कि तीर्थ स्थान। तो तीर्थ स्थान जो है वो बहुत सारे संस्कृतियों का केंद्र होता है, क्योंकि किसी भी तीर्थ स्थान में किसी धर्म विशेष के लोग विश्व भर में कहीं से हों, अपने देश से हों, बाहर से कहीं से भी हों, लेकिन यदि उनके धर्म में उस स्थान को तीर्थ कहा गया है तो उस जगह पे आना चाहते हैं। और जब व्यक्ति कहीं जाता है तो वो संस्कृति का वाहक होता है, वो अपनी संस्कृति के साथ ही कहीं जाता है। कोई भी व्यक्ति जब कहीं जाता है, आप कहीं जाते हैं तो आप अकेले हम जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ आपकी संस्कृति जा रही है। आपकी संस्कृति कैसे जा रही है? आपके पहनावा, ओढ़ावा, आपके बोलने का ढंग, आपके भाषा, है ना, और आप जो भी करते हैं आपकी संस्कृति आपके साथ ही वो वहाँ पे होती है। तो एक जगह पर बहुत अधिक जगह के लोग जब वहाँ पर आने लगते हैं और उनके आने जाने का क्रम लगातार बना रहता है, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो तरह तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं, और उनके संपर्क में आने के बाद कोई भी व्यक्ति उनके जीवन शैली को उतार सकता है, उनके जीवन शैली को सीख सकता है और अपने संस्कृति में बदलाव ला सकता है। इसके बाद है यातायात तथा संचार के साधन। तो जब एक ही जगह पे कोई केंद्र स्थित रह जाए तो उसमें बदलाव की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन यातायात तथा संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता बहुत बढ़ गई है, और इसका परिणाम ये हुआ कि हम हर तरह के लोगों के संपर्क में आ सकते हैं और उनकी चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसे हम उतार सकते हैं। तो ये भी संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देती है। इसके बाद है पश्चिमी शिक्षा।
तो जैसे कि हम पहले ही बताए हैं, पश्चिमी शिक्षा में को वैज्ञानिक शिक्षा भी कहा जाता है कि इस शिक्षा में क्या है कि इनइक्वालिटी वाली कोई बात नहीं रहती, सारे लोग समान हैं। और जब समान है तो फिर वहाँ पे एक दूसरे की संस्कृति को सीखेंगे और ये जातिगत संस्तरण में समानता की बात करेंगे ही लोग। ठीक है। इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न जातियों के विशेषाधिकार। तो पहले क्या था कि जब राजतंत्र था यहाँ पे, तब जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ही मजबूत स्तर पर थी। लेकिन जैसे जैसे फिर उपनिवेशवाद का प्रभाव पड़ा, लोगों के सोच में परिवर्तन आया, आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लोग एक हो गए और ऊंच नीच के भेदभाव को ख़त्म किए हम लोग, सारे लोग समानता की भावना ले आए। तो उसके बाद फिर जब भारत को एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया, तो उस समय हमारे संविधान में सारे सारे जितनी भी जातियां हैं सबको समानता का अधिकार दिया गया। जितनी भी निम्न जातियां थी उनको भी विशेषाधिकार दिए गए। जहाँ पे वो कमज़ोर थे, पिछड़े थे, तो उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत से सुअवसर दिए गए। और इस कारण से भी संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन मिला। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण तथा समाज सुधार आंदोलन आदि भी ऐसे हुए जो कि संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन दिए, या फिर जिसके माध्यम से निम्न जातियां जो हैं वो उच्च जातियों की जीवन शैली को अपना करके अपना अपना संस्कृतिकरण किए। तो इस प्रकार से संस्कृतिकरण यही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत की परंपरागत संस्कृति में क्या परिवर्तन हुए इसके कारण। ठीक है। तो ये है कि संस्कृतिकरण के फलस्वरूप आज जाति पर आधारित भारतीय समाज की परंपरागत संस्कृति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। उदाहरण के लिए जातिगत नियम कमज़ोर पड़ गए, समाज की शक्ति संरचना बदल गई, निम्न जातियों की जीवन शैली में सुधार हुआ, स्थानीय गतिशीलता बढ़ने लगी तथा उच्च जातियों में असंस्कृतिकरण की दशा पैदा हुई। तो यहाँ पर बता दें कि असंस्कृतिकरण क्या है। अभी तो हम संस्कृतिकरण की बात कर रहे हैं, जब निम्न जातियाँ उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाती हैं। तो इसी तरह से असंस्कृतिकरण भी एक प्रक्रिया है ना, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई उच्च जाति के, यदि कोई द्विज जाति या यदि कोई प्रभु जाति के लोग हैं और उनके जीवन में नकारात्मक चीज़ों का समावेश हो रहा है और खराब जीवन शैली को वो अपना रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि उनका असंस्कृतिकरण हो रहा है। मतलब वो संस्कृति के अच्छे तत्वों को छोड़ करके अपने आप को पतन की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि किसी उच्च जाति के लोगों का शराब पीना और जुआ खेलना और जितने भी खराब आचरण जिनको कहा जाता है जीवन के लिए, उस तरह की आचरण को अपने आत्मसात करके अपनी जीवन शैली में डाल लेते हैं। अपने जीवन में इतने सांस्कृतिक बदलाव ले आते हैं कि किसी उच्च जाति के लोगों को जब आप गंदे काम करके देख के जब आप उनके बारे में पता करें कि ये कौन है, तो आपको आश्चर्य होगा। कहने का मतलब कि वो अपने जाति के सारे नियमों को तोड़ करके पतन के रास्ता अपना लेते हैं। तो इसे ही हम असंस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है सेक्युलराइजेशन या धर्मनिरपेक्षीकरण। ठीक है। ये भी सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का एक राजनीतिक अर्थ है और दूसरा समाजशास्त्रीय अर्थ है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में भी किया गया है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया है, तो इसलिए इसका राजनीतिक अर्थ है, लेकिन उसके साथ ही साथ इसका एक समाजशास्त्रीय अर्थ भी है। राजनीतिक आधार पर धर्मनिरपेक्षीकरण वह विशेषता है जिसके अनुसार राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो राजनीति के अनुसार क्या है धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसमें कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। किसी एक धर्म को ये विशेष है या ज़्यादा अच्छा है या कोई धर्म खराब है, ऐसी कोई भावना नहीं होती है। सारे धर्म
को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो यही है राजनीतिक रूप से धर्मनिरपेक्षीकरण। ठीक है। समाजशास्त्रीय आधार पर धर्मनिरपेक्षीकरण का तात्पर्य यह है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता। इस आधार पर यह प्रक्रिया तर्कपूर्ण विचारों और सांसारिक सफलताओं को अधिक महत्व देती है। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर क्या है कि पहले जिस चीज़ को पहले हम धर्म से जोड़ करके हर चीज़ को देखते थे और मानते थे, उसे अब धर्म के आधार पर नहीं मानते हैं, बल्कि सांसारिकता के आधार पर उसको मानते हैं, हानि लाभ को देख के मानते हैं उसको, और तर्क के आधार पर उसको देखते हैं। तब इसे हम धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं। मतलब हर चीज़ को हम धर्म पर डिपेंड होकर नहीं देखते हैं, है ना। अच्छाई और बुराई, गुण और दोष के आधार पर देखते हैं, धर्म के आधार पर सबको नहीं देखते हैं। भारतीय समाज की संस्कृति में परिवर्तन लाने में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख भूमिका है। इसके प्रभाव से पवित्रता और अपवित्रता संबंधी परंपरागत विचार बदलने लगे। कर्मकांडों का प्रभाव कम हो गया। कर्मकांडों मतलब रिचुअल्स। हमारे बहुत से रीति रिवाज और संस्कार में बहुत से धार्मिक प्रक्रियाएं इस तरह से हैं जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं भी है, इसीलिए उसका प्रभाव कम हो गया। ब्राह्मण पुरोहितों की परिस्थिति गिरने लगी। सामाजिक संरचना में अनेक नए परिवर्तन हुए। कानूनों द्वारा परंपरागत धार्मिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होने लगा तथा ग्रामीण समुदाय में भी लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन आरंभ हो गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण यानी कि वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृतिकरण यानी कि संस्कृताइजेशन और धर्मनिरपेक्षीकरण यानी कि सेक्युलराइजेशन क्या क्या है। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद।